नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दिल्ली में पॉल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में आज एक्यूआई 400 के पार दर्ज किया गया। वहीं पंजाबी बाग का 423 तक सबसे अधिक दर्ज किया गया। हम बता दें कि पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार ने पहले ही दिल्ली के सरकारी दफ्तरों की जो टाइमिंग थे उसे बदल दिया था। वहीं निगम पार्षद के अधिकारियों की जो टाइमिंग थी उसे भी बदल दिया था। लेकिन ग्रैब 3 लागू होने के बाद दिल्ली में जो 5 तक के बच्चों की स्कूल की टाइमिंग है वो ऑनलाइन बदल दी गई। ऑनलाइन शिक्षा उन्हें दी जाएगी। और साथ ही हम बता दें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है उनको भी वर्क फ्रॉम होम देने की दिल्ली सरकार ने आदेश दिया। और साथ ही बता दें कि जो ध्वस्तीकरण का कार्य है इस पर भी दिल्ली सरकार ने बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए इस पर रोक लगाई है और जगह जगह पानी का छिड़काव करने के आदेश दिए हैं। साथ ही हम बता दें कि जो बढ़ते पॉल्यूशन को लेके राजनीतिक सरगर्मी थी वो भी काफ़ी तेज़ नज़र आ रही थी। जहां विपक्ष एक तरफ आरोप हमेशा लगाता था, जिसमें कांग्रेस का कहना था कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर जिस तरह के कदमें उठा रही है वो दिखाई नहीं दे रही और जो भी कार्य कर रही है वो उसमें नाकाम नज़र आ रही है। जिस साथ ही से लेके आम आदमी पार्टी का भी कहना था कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार इस पर ध्यान देते हुए हमेशा उन्होंने अपने बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सरकार है दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ और दिल्ली की जनता के साथ है, वो पॉल्यूशन के साथ उनके साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है उसको दिल्ली सरकार लगातार नज़र बनाए हुए है, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार आज ग्रैब 3 लागू कर दी है। इसी के साथ दिल्ली सरकार ने कई ऐसे बयान जारी किए जिसमें उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया है उस पर लगातार जो पानी का छिड़काव वो किया जा रहा है और दिल्ली सरकार उस पर पूरी नज़र बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ मैं गरिमा त्रिपाठी, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर। उत्तराखंड में रजत जयंती समारोह लगातार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह के उत्सव में भाग लेकर के जा चुके हैं। लेकिन एक बार फिर से उत्तराखंड की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने जहां ये बयान दिया था कि रजत जयंती समारोह में प्रधानमंत्री के दौरे के बाद इस पे तेजी से विचार होगा और बहुत जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, उनके इस बात को लेकर के उनकी पार्टी में काफ़ी हलचल है। तमाम विधायक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लगातार मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि इसे बताया शिष्टाचार मुलाकात जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार विधायक अपने समर्थकों को लेकर के मुख्यमंत्री के यहाँ आ रहे हैं, अलग अलग विषयों को लेकर के वहाँ जा रहे हैं, निश्चित रूप से सबके सामने ये दबाव है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री की मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में, लिस्ट में अपनी जगह बनाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि कई महीनों या कई सालों से मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों के पद खाली चल रहे हैं, वो कब तक भरे जाते हैं, क्योंकि चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम का समय बचा है। सरकार अब धीरे धीरे चुनावी मोड पे जा रही है। तो ऐसे समय में किसकी लॉटरी लगती है, कौन मंत्रिमंडल विस्तार की सूची में जगह बनाने में कामयाब होता है, इसको लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स अपने चरम पे है। लेकिन यह भी बात जाहिर है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में जगह उसी को मिलेगी जो 2027 में भी बेस्ट परफॉर्म कर सके। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब इस सूची में किसे जगह मिलती है। लेकिन सभी विधायकों ने पूरा जी-जान लगाया हुआ है कि किसी भी तरह से मुख्यमंत्री को प्रभावित करे, शीर्ष नेताओं के यहाँ से लॉबिंग करके, प्रेशर बना करके इस मंत्रिमंडल विस्तार में अपनी जगह सुरक्षित की जाए। तो थोड़ा इंतजार करना होगा। उत्तराखंड की सियासत में बहुत कुछ होने वाला है। कैमरा सहयोगी संचित शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं JK 24 का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी SIR का कार्य शुरू हो गया है। विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्य, जिसमें BLO मतदाताओं के घर घर जा कर के एक फॉर्म दे रहे हैं, जिसमें उनकी जानकारी
और पहचान पत्र लिया जा रहा है। बता दें कि इसके पहले बिहार में एसआईआर हुआ था और जिसमें कई मतदाताओं के नाम कटने को लेकर काफ़ी विरोध भी हुआ था। यहाँ पर एक बड़ा कठिन कार्य ये है कि जो मतदाता बाहर प्रदेश कमाने गए हैं या अन्यत्र जो काम के लिए गए हैं, जो घुमंतु समुदाय है, जो गांव में एक जगह नहीं रहते हैं, बीएलओ की माने तो 18 नवंबर तक इस फॉर्म को अपडेट करके उनको ब्लॉक के जो तहसील ऑफिस है वहाँ देना है। लेकिन इतना कम समय में जो लोग बाहर गए हैं उनका एसआईआर फॉर्म भरना और पहचान पत्र देने जैसे कार्य नहीं हो पाएगा, जिसके चलते शायद उन मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है, ऐसे लोगों का कहना है। हालांकि ये जो एसआईआर के माध्यम से लोगों का वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वे जो मतदाता सूची है उसमें जो बोगस वोटर हैं या जो मृत हो गए हैं उनको वहां से हटाया जाएगा और एक सही मतदाता सूची बनाए जाने की बात कही जा रही है। लेकिन जो बाहर गए हैं, जो घुमंतु समुदाय है, जिनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोगों के लिए प्रशासन और सरकार क्या और समय देगी, इसके लिए क्या प्रावधान होगा, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। इसे लेकर हम गरियाबंद जिले के विंद्रनगढ़ के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव से भी चर्चा किया, जिसमें उनका कहना है कि ऐसी मतदाता जो बाहर गए हैं, काम के लिए बाहर प्रदेश में हैं, घुमंतु समुदाय है, उनके लिए सरकार को और समय देना चाहिए, इसमें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और अगर इस प्रकार मतदाताओं का नाम कटता है तो वे आने वाले दिनों में इसका विरोध भी करेंगे और सड़क पर आंदोलन पर भी उतरने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि 18 नवंबर तक जो बीएलओ के द्वारा फॉर्म अपडेट कर जमा किया जा रहा है उसमें बाहर गए लोगों का नाम न कटे, इसके लिए प्रशासन क्या समय देगा या और कोई वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। JK24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से अपने सहयोगी भूपेंद्र सिन्हा के साथ परमेश्वर राजपूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर हाई अलर्ट मोड पर, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो कार में एक धमाका हुआ और धमाके के बाद कई गाड़ियों में आग लग गई और जिससे कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग घायल भी हैं, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। डीजीपी दीपम सेठ के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी थाना पुलिस और सभी एसएसपी अपने क्षेत्रों में काबिंग करेंगे, चेकिंग अभियान चलाएंगे ताकि इस तरह की घटना उत्तराखंड के अंदर ना घटे। लेकिन वही देखिएगा कि राजधानी देहरादून के जो एसएसपी हैं अजय सिंह, वो खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं और एसएसपी ने देर रात से ही कहीं ना कहीं तमाम जो ऐसी जगह हैं जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या चौक हैं या फिर रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहां पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया है। और आप देखिएगा कि एसएसपी की तरफ से भी सभी थानों को निर्देशित किया गया है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या जो चौक हैं वहां पर पुलिस अतिरिक्त लगाई जाए ताकि इस तरह की घटना ना घट सके। और यदि कोई संदिग्ध नजर आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, उसको तुरंत गिरफ्तार करें। और लगातार देखा भी जा रहा है कि तमाम जो बॉर्डर हैं, ऐसा रोड चेक पोस्ट की बात करें या हरिद्वार चेक पोस्ट की बात करें, तमाम जो ऐसे बॉर्डर हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बिना चेकिंग के कोई भी वाहन उत्तराखंड के अंदर एंट्री नहीं कर पा रहा है और जिससे कहीं ना कहीं खासी मशक्कत पुलिस प्रशासन को जरूर करनी पड़ रही है। और उसके साथ साथ जाम की स्थिति भी कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिएगा कि साफ तौर पर डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि जाम की स्थिति भले ही बने लेकिन सुरक्षा सबसे पहले है। उत्तराखंड की सुरक्षा उनके हाथ में है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार देखा भी जा रहा है कि तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो हाई अलर्ट मोड पर है और लगातार चेकिंग अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK24 न्यूज देहरादून।
नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद है। दिल्ली में दिल दहलाने वाली घटना हुई है। 12 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये सब घटना देर रात हुई जब दिल्ली में चांदनी चौक, लाल किले के आसपास भारी भीड़ मौजूद थी। आपको बता दें कि I-20 कार में बड़ा धमाका हुआ जिसे फिदायीन हमला बताया जा रहा है। इस घटना के पूरे तार जम्मू कश्मीर, फरीदाबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से साफ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली के अंदर 12 सीटों पर उपचुनाव लगातार चल रहा है, लेकिन ऐसे में हुई घटना से उपचुनाव भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। आपको बता दें कि आज दिल्ली में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अलग अलग कार्यक्रम थे, जिन्हें इस घटना की वजह से कैंसिल किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। जो उपचुनाव के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उन उम्मीदवारों को जनता के सामने आज प्रेस के माध्यम से लेकर के आना था। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब चुनाव पर भी इसका असर साफ दिखाई दिया। दिल्ली में 12 सीटों पर निगम पार्षद के उपचुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें 9 निगम पार्षद बीजेपी के जीतकर विधायक बने हैं, वहीं 3 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के जीतकर विधायक बने हैं। और ऐसे में दिल्ली में लगातार उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच एक बड़ा धमाका दिल्ली में देखने के लिए मिला। आपको बता दें कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है, उसको लेकर के तमाम एजेंसियां पूरे अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। आज दिल्ली के चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, लाजपत राय मार्केट जैसे बड़े बाजारों को बंद रखा गया। लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही एजेंसियों ने पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले रखा था। इस इलाके के सभी सीसीटीवी और डीवीआर को पुलिस ने अपने कंट्रोल में ले लिया और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इन लोगों के मंसूबे और इनके साथ कौन कौन था। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं विजेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से। बात करेंगे संभल में सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, जनपद संभल में जो भी वॉशिंग सेंटर खोले गए हैं, जो गाड़ियों की वॉशिंग करते हैं, अब उनकी खैर नहीं, क्योंकि अब जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं सुधीर कुमार, वो संभल शहर के आसपास मुहिम चला रहे हैं और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें, जिस तरह से बिना एनओसी और अवैध रूप से जो वॉशिंग सेंटर चल रहे थे, उन पर अब कार्रवाई होना तय है और कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अब तक लगभग आधा दर्जन से अधिक वॉशिंग सेंटरों पर कार्रवाई कर दी गई है, क्योंकि जब उनसे पूछताछ की गई तो बताया गया कि ना उनके पास एनओसी थी और ना उनके पास जो मानक हैं उसके अनुरूप उन पर सुरक्षा पाई गई। जैसे भूगर्भ जो जल विभाग है वो एनओसी देता है, उनसे एनओसी लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। और जनपद में ऐसे तमाम सेंटर चल रहे हैं जिन पर गाड़ियां धुलती हैं और पानी को कहीं ना कहीं एक बिना अर्थ, बिना मतलब बहाया जा रहा है। जिस तरह से जल को लेकर तमाम मुहिम चलाई जा रही है, जल ही जीवन है, तमाम स्लोगन आपने लिखे देखे होंगे, जल को बर्बाद ना करें, लेकिन वॉशिंग, गाड़ियों की वॉशिंग करने के नाम पर अवैध जो सेंटर चल रहे हैं, वॉशिंग सेंटर हैं, उन पर अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं सुधीर कुमार, उन्होंने नकासा, हयातनगर, संभल शहर, बनियाठेर, चंदूसी और बहजोई तमाम जो हाईवे किनारे आधा दर्जन से अधिक वॉशिंग सेंटरों पर कार्रवाई की है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि जिस तरह से भूगर्भ जल विभाग से एक एनओसी लेनी पड़ती है और उन्हीं के मानक के अनुसार ये सेंटर चलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा किसी भी सेंटर पर नहीं पाया गया है। पानी का अन्यथा की स्थिति में बहाव करना एक बहुत बड़ा अपराध है। निश्चित तौर पर जनपद में जितने भी वॉशिंग सेंटर हैं जिनके पास कागजात नहीं हैं और भूगर्भ जल विभाग से एनओसी नहीं लिए, उन सभी के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। सिटी मजिस्ट्रेट की कार्रवाई के बाद जो वॉशिंग सेंटर संचालक हैं उनमें हड़कंप मचा हुआ है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ विजेंद्र सिंह, JK 24/7 न्यूज, जनपद संभल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इन दिनों जो है वो गुजरात दौरे पे हैं, जहां कई कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं। हाल में ही गुजरात के मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की और आज उन्होंने जो है अहमदाबाद में आयोजित जो है इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जो है गुजरात के कई दिग्गज बड़े बड़े उद्योगपति और निवेशकों से उनकी आज मुलाकात हुई, चर्चा हुई और लगभग 33,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश
जो है करने की बात जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ में की, और साथ में ही इस निवेश के साथ में ही 10,000 लोगों के रोजगार के भी जो है वो रास्ते वह खुले हैं। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो है गुजरात का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा लगातार देखा जाए तो गुजरात के तमाम जो बड़े दिग्गज उद्यमी हैं वो पूरे देश भर में डंका जो है वो पीट रहे हैं। कई बड़े कंपनी जो है वो निवेश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है गुजरात और छत्तीसगढ़ मिल करके जो है एक नया आयाम गढ़ेगा। उन्होंने कहा अगर गुजरात के पास उद्यम है तो छत्तीसगढ़ के पास जो है खनिज संपदा, कोयला जैसे कई सारे यहाँ पर जो है सामान है, जिसके दिनों मिला करके जो है विकास के रास्ते जो है मिल करके हम जो है आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से लगातार कई बड़े बड़े उद्योगपति से मुलाकात कर रहे हैं, और लगभग 7.5 लाख से ज्यादा 10 महीनों में जो है वो निवेश जो है छत्तीसगढ़ को मिला है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए इस तरीके के बड़े बड़े कार्यक्रम में जाकर के जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में निवेश ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके लिए एक बड़ा कदम है, और रोजगार के जो द्वार हैं वो भी खुलेंगे। कैमरामैन विशाल के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रेस वार्ता की, और प्रेस वार्ता में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को लेकर के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराए जा रहे सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। विशेषकर बिरसा मुंडा भगवान को लेकर के, उनके पुण्य कर्मों को लेकर के, उनकी पुण्य बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी 15 नवंबर को सोनभद्र में बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जहां पर जितने भी जन नायक थे, राष्ट्र नायक थे, उन सभी के कर्मों को याद किया जाएगा। राष्ट्र को बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका को भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर के जन जन अभियान चलाएगी। विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर आज भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता कर उन्होंने जानकारी दी कि 15 नवंबर से पूरे देश भर में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर के, उनके कामों को लेकर के, साथ ही साथ राष्ट्र में जितने भी जननायक हुए हैं उन सभी की याद में लगातार कार्यक्रम करेगी। हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर के भी, जो कि जननायक रहे हैं, राष्ट्र नायक रहे हैं, उनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी अपने नए नए कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। घर घर तक पहुंच करके इन राष्ट्र नायकों के बारे में बताना, उनके कार्यों के बारे में बताया जाएगा। विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है उन जन नायकों के बारे में देश को बताना, उन लोगों को बताना जिनको पाठ्यक्रम में कम बताया गया। आज बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की सरकार ने एक लंबे समय तक देश में राज किया है, और उन्होंने उस पाठ्यक्रम को वैसे ही मोल्ड किया, और जो जन नायक थे, राष्ट्र नायक थे, उनके बारे में बहुत ही कम पढ़ाया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अब लोगों को शिक्षित भी करेगी, और जो ये जन नायक हुए हैं, राष्ट्र नायक हुए हैं, इन सभी के बारे में 15 नवंबर से सोनभद्र में बड़ा कार्यक्रम करेगी। 15 नवंबर को सोनभद्र में बड़े कार्यक्रम के बाद पूरे देश में जननायकों, राष्ट्र नायकों के बारे में घूम घूम कर घर घर बताया जाएगा, और उनको लेकर के बड़े कार्यक्रम कराए जाएंगे। साफ तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि लौह पुरुष थे, उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े कार्यक्रमों की सौगात प्रदेश को दे रही है। उनके नाम से विशेषकर जियामऊ में प्रधानमंत्री आवासीय योजना भी दी गई है। विशेष तौर पे इन तमाम राष्ट्र नायकों को लेकर के अब 15 नवंबर से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में उतरेगी, और सभी जन नायकों का सम्मान करेगी और लोगों को उसके बारे में बताएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, JK24 न्यूज़, लखनऊ। देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मैं सुनील कुमार कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरीपुरा मंडी समिति चौराहे के पास सड़क में झाड़ियों पर सौ मिलने पर जो है परिवार के लोगों में कोहराम मच गया, क्योंकि बताया जाता है कि ये युवक जो है बीती रात्रि को घर से एक ट्रैक्टर में बैठकर मछली लेने के लिए निकला था, और घर न पहुंचने पर परिवार के पूरे लोग इस युवक को तलाशने में जुट गए, मगर युवक की कोई शनाख्त न मिली। इसके बाद परिजन घर वापस चले गए।
सुबह जब लोगों को इस युवक की जानकारी हुई तो परिजनों को मिली जानकारी, तो परिजन मौके पर पहुंचे। युवक को देखकर परिवार के कोहराम मच गया। कोहराम मचते ही बिल्हौर थाना फोर्स और उत्तरीपुर चौकी के पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और झाड़ियों से शव को बाहर निकाला। शव निकालते ही उस युवक के गंभीर चोटों के निशान भी देखने को मिले। वही निशान देखते हुए युवक के परिजनों में यूं माना जाए कि कोहराम पूरी तरीके से मच गया। युवक के 4 बच्चे हैं और जो कि नाबालिग हैं। अब आपको बता दें कि जिस तरीके से युवक के परिवार में कमाने वाला एक शख्स है आज इस दुनिया से चला गया, अब इस घर का किस तरीके से गुजारा होगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि घर से निकलने के बाद अपने परिवार को पालन पोषण करता था, आज सुबह उसकी जो शव मिलने के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना है और दहशत के माहौल बनने के बाद अफरा तफरी आसपास के गांव में भी, जो कि परिजनों का आरोप है कि हमारे युवक को, हमारे मृतक को पास के ही गांव में कुछ लोगों पर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि ये कहने वाली बात है कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने शव को झाड़ियों से बाहर निकालकर शव को कब्जे में लिया गया, लेने के बाद पोस्टमार्टम भेजा गया। अब इस आधार पर परिजनों की तहरीर पर प्रशासन कार्रवाई करने की बात भी कही है। हालांकि आपको बता दें कि युवक की उम्र 50 वर्ष बताई जा रही है, जो कि युवक निहायती एक सीधा बताया भी जाता है। जिस तरीके से युवक के गंभीर चोटें आई, क्या युवक के साथ पहले मारपीट हुई या ऐसे किसी से मुहाचाई? आखिर में ट्रैक्टर में धान से लदा हुआ ट्रैक्टर में बैठकर मछली लेने के निकलने के बाद युवक को किस तरीके से झाड़ियों में फेंका गया। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस नजरिए से इस मामले को सुलझा पाएगी। वीडियो लिस्ट सहयोगी के साथ सुनील कुमार, जगत न्यूज, कानपुर। दिल्ली के बम ब्लास्ट पे बहुत लोगों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से मुसलमान संगठन और धर्मगुरु नाराज़ हैं। बाकायदा मौलाना कल्बे जवाद का लखनऊ से बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि इस तरह की घटना निंदनीय है और जिसकी घोर निंदा तमाम मुसलमान समाज करता है। मुसलमान जो है इस तरह से अगर कोई इन्वॉल्वमेंट किसी का है तो घोर सज़ा और बड़ी सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए। और किसी भी धर्म, जाति, बिरादरी का धर्म जो है वो आतंकवाद नहीं होता। इस तरह की आतंकवादी घटना न धर्म इस्लाम इजाज़त देता है, न मुसलमान इसके साथ खड़ा है। इस तरह की घटना के पीछे कहीं ना कहीं विदेशी तंत्र जुड़ा हुआ है और उन्होंने इशारा किया कि पाकिस्तान की संभावना है कि इसमें वो सम्मिलित हो, तो इसके लिए एजेंसीज़ की तरफ से जांच होनी चाहिए और जो इस पे मेन कल्प्रिट हैं उनके भी चेहरे सामने आने चाहिए। तो कल्बे जवाद ने सीधे सीधे अटैक किया है उन संगठनों के ऊपर जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड हैं और इस तरह की घटनाओं में पहले भी उनके नाम आते रहे। लखनऊ में लगातार छापेमारी चल रही है और हाई अलर्ट जोन पे उत्तर प्रदेश है, मगर मुसलमानों ने घोर निंदा, घोर आपत्ति की है इस तरह के ब्लास्ट से जिसमें बेगुनाहों की जानें गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के तहत इन आतंकवादियों ने हमला किया है और आतंकवादियों के पीछे जो संरक्षण देने वाला है उसकी तरफ मुसलमान संगठनों ने कहा कि उनको निस्तनाबूद करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। तो मुसलमान धर्मगुरु और जितने भी स्कॉलर हैं और जितने भी एलीट तबके के मुसलमान समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और ख़ास तौर पे वो मुसलमान वर्ग जो संस्थाएं चलाते हैं, एनजीओज़ चलाते हैं, उन्होंने भी घोर निंदा की है और ये कहा है कि इस तरह के हमले जो हैं वो देश पे हमले हैं। कैमरा पर जुबैर के साथ रज़ा बस, लखनऊ जेके न्यूज़। में हुए ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है और शायद यही वजह है कि लगातार तमाम उत्तर प्रदेश के जनपदों में अधिकारियों को भ्रमणशील के लिए कहा गया है और लगातार कहीं ना कहीं सघनता से चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है।
आप देखिए कि दिल्ली में विस्फोट होने के बाद कहीं ना कहीं संयुक्त अभियान चलाकर जो एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही हैं और ये छापेमारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बीकेटी के ग्रामीण इलाके में भी की गई है। और जिस तरह से उसके पूर्व में भी राजधानी लखनऊ के कैसरबाग से एक महिला को शाहीन जिसका नाम था उसको भी एजेंसियों ने हिरासत में लिया था। लगातार कहीं ना कहीं दिल्ली विस्फोट के बाद एजेंसियां पूरी तरह से समन्वय स्थापित करते हुए, चाहे जम्मू सुरक्षा एजेंसियों की बात की जाए, यूपी एटीएस की बात की जाए या दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है उसकी बात की जाए, तो लगातार साझा अभियान कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से एजेंसियों को द्वारा चलाया जा रहा है। तमाम इनके और भी मददगार और साथी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी अनहोनी को होने से पहले ही एजेंसियां पूरी तरह से तत्परता से लगातार इनके जो भी नेटवर्क हैं, जो इनके संपर्क में और लोग हो सकते हैं जो इनके मददगार हैं, उन तक एजेंसियां लगातार संयुक्त अभियान के माध्यम से उन लोगों को भी चिन्हित करके हिरासत में ले रही हैं। देखने वाली बात यह है कि लगातार जिस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक स्थान है वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं जो दिल्ली की ये जो घटना हुई है उसके बाद से उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। कैमरामैन जुबेर के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का बड़ा एक्शन। 3 दिनों में 5 तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं। करोड़ रुपए के ड्रग्स और सोना बरामद किया गया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बीते कुछ दिनों में एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई कस्टम जोन 3 के अधिकारियों ने 6 से 9 नवंबर के बीच तस्करी से जुड़े 5 मामलों का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान 13.84 किलो हाइड्रोपोनिक वीड यानी गांजा और 358 ग्राम सोना बरामद किया है, जिसकी कुल अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 13.84 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पहला मामला 6 नवंबर का है। बैंकॉक से मुंबई आने वाली फ्लाइट में गुप्त सूचना पर एक यात्री को पकड़ा गया है। उसके पास की जो ट्रॉली बैग थी उससे 2.8 किलो गांजा मिला। उसकी कीमत बताई जा रही है 2.87 करोड़ रुपए। आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वहीं 7 नवंबर को फुकेत से मुंबई आई फ्लाइट में 2 यात्रियों को रोका गया है और जांच में 4.2 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है। 8 नवंबर को बैंकॉक से मुंबई आई फ्लाइट में 2 यात्री गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से करीब 3.99 किलो गांजा बरामद हुआ है। वहीं चौथे केस में नैरोबी से मुंबई आई फ्लाइट में स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक यात्री के पास 358 ग्राम पिघला हुआ सोना मिला है और उसकी कीमत 87,74,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं 5वां मामला फिर से बैंकॉक से आई फ्लाइट का है और यहां एक यात्री की ट्रॉली बैग से 2.9 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 2.94 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इन दिनों जो है खासतौर से लगातार हुई कार्रवाइयों में कस्टम विभाग ने कुल 13.84 किलो ड्रग्स और 358 ग्राम सोना बरामद किया है। मुंबई कस्टम जोन 3 का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले यात्रियों पर सख्त निगरानी जारी है। तस्करी के हर प्रयास को नाकाम करने का जो है प्लान है और मुंबई एयरपोर्ट से करोड़ों की तस्करी का खुलासा कस्टम विभाग का ने किया है और उनका कहना है कानून के जाल से बचना अब नामुमकिन। कैमरा पर्सन सैयद असलम के साथ मैं इरशाद अहमद, JK 24/7 न्यूज, मुंबई।